अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम नया पाकिस्तान। मैं हूं मुबश्शिर हाशमी। नाज़रीन, नून लीग के कायद नवाज शरीफ की 4 साल बाद लंदन से पाकिस्तान वापसी में अब सिर्फ 3 हफ्ते रह गए हैं और उनकी वापसी से पहले नून लीग के सीनियर रहनुमाओं की पाकिस्तान वापसी का सिलसिला भी तेज हो गया है। 4 रोज पहले पार्टी की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज वतन वापस पहुंची। 2 रोज पहले पार्टी सदर शहबाज शरीफ वापस आए और आज साबिक वज़ीर ख़जाना इसहाक डार भी लंदन से पाकिस्तान रवाना हो गए हैं। जबकि अहम बात यह है कि जैसे जैसे नवाज शरीफ की वापसी का वक्त करीब आ रहा है, वैसे ही ये भी वाज़ेह होता जा रहा है कि नवाज शरीफ जब वतन वापस आएंगे क्या बयानिया अपनाएंगे और नून लीग इलेक्शन में क्या बयानिया लेकर आवाम के पास जाएगी। इस हवाले से आज फिर यह खबर सामने आई है कि नून लीग ने इंतकामी सियासत और इस्टेब्लिशमेंट से टकराव की पॉलिसी को तर्क करने का फैसला किया है। जियो न्यूज़ के ज़राए के मुताबिक शहबाज शरीफ और इसहाक डार ने नवाज शरीफ से लंदन में अहम मुलाकातें की। कुछ अहम मीटिंग्स में मरियम नवाज ने भी शिरकत की, जिसमें पार्टी बयानिए से मुतालिक अहम फैसले किए गए। ज़राए का कहना है कि इन मीटिंग्स में इत्तफाक किया गया है कि पार्टी मुस्तकबिल में मुआशी एजेंडे पर फोकस करेगी और इंतकामी सियासत और इस्टेब्लिशमेंट से टकराव की पॉलिसी से गुरेज किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक नून लीग की क़यादत ने मसाइल के हल के लिए मिलकर चलने का फैसला किया है, जबकि मौजूदा हालात को इंतकामी सियासत का नतीजा करार देते हुए मुस्तकबिल में मुफाहमत बढ़ाने का फैसला किया गया है। यानी जो शहबाज शरीफ 2018 के इलेक्शन से पहले नवाज शरीफ को मुज़ाहमती बयानिया तर्क करने पर कायल नहीं कर सके थे, वो 2023 के इलेक्शन से पहले नवाज शरीफ को एहतसाब के मुतालिबे और जिम्मेदारों के कैफरे किरदार तक पहुंचने के मुतालिबे से पीछे हटने पर कायल करने में कामयाब हो गए हैं। कुछ रोज पहले पार्टी के सीनियर रहनुमा जावेद लतीफ ने बयानिए से पीछे हटने का इशारा दिया था, जबकि कल साबिक वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने, जो नवाज शरीफ के करीबी साथियों में से हैं, उन्होंने भी कल ये बयान दिया कि नवाज शरीफ ने खुद को हुकूमत से निकालने वालों का मामला अल्लाह के सुपुर्द कर दिया है। मियां नवाज शरीफ साहब जब अभी रिसेंटली उनको जब सज़ा हुई थी, आपको याद होगा, मैं 2017 की बात कर रहा हूँ, और वो आसमान की तरफ देख रहे हैं और उनका वो मीडिया के सामने उन्होंने कहा था कि मैं अपना मामला अल्लाह के सुपुर्द करता हूँ। मेरे नज़दीक वो है मियां नवाज शरीफ का दिल और वो है मियां नवाज शरीफ साहब की सोच, और ये दो आपके पास चॉइसेस हैं। आप मुल्क को ठीक करने में लग जाएं या आप अपने इंतकाम और उन चीज़ों के सेटलमेंट में लग जाएं। मियां नवाज शरीफ साहब ने जैसे अल्लाह पे छोड़ा, मुझे आप तारीख में, पाकिस्तान की तारीख में इतनी जल्दी किसी को जो कल्प्रिट्स होते एक्सपोज होते हुए दिखा दें। इसहाक डार भी इसी बात का इंदिया दे रहे हैं कि आने वाले दिनों में नून लीग एहतसाब के बयानिए से गुरेज और अवामी खिदमत के बयानिए पर जोर देगी। यानी इलेक्शन से पहले वोट को इज्जत दो के बजाय खिदमत को वोट दो का नारा लगाया जाएगा। नून लीग ने साबिका इस्टेब्लिशमेंट से मुतालिक मौक़िफ़ में नरमी का तो फैसला कर लिया है, मगर अब नून लीग इस बात पर बज़िद है कि चाहे कुछ भी हो जाए, 9 मई के मरकजी मुल्ज़मान को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त नहीं मिलनी चाहिए। कहा जा रहा है कि जी अगर उनको हिस्सा ना लेने दिया गया तो ये तो नाइंसाफ़ी होगी, इस बुनियाद के ऊपर कि जी मैंने जो जुर्म किया है मुझे इसलिए माफ़ कर दिया जाए क्योंकि मैंने इलेक्शन लड़ना है। ये कोई कानून नहीं है, पूरी दुनिया में किसी जगह पे ये रायत नहीं है कि क्योंकि इसने इलेक्शन लड़ना है तो लिहाजा जो है ना ये बाद में हिसाब किया जाए, इसे अब इलेक्शन लड़ने दिया जाए। ऐसा हम होने भी नहीं देंगे। 2017 के किरदार जो हैं ना करें एहतसाब उनका, मगर 9-10 मई के दहशत गर्दों को भी अगर आप पॉलिटिकल फोर्स कहते हैं तो फिर दहशत गर्दों की कोई तारीफ, कोई उनकी तशरीह कोई और कोई करता है तो वो मुझे बता दे। मैं लेवल प्लेइंग फील्ड मांगता हूं सियासी वर्कर के लिए, 9-10 मई के दहशत गर्दों के लिए नहीं मांग सकता। सियासी मुकाबला होना चाहिए, मगर ये नहीं हो सकता कि आप 9 मई हो, साइफर हो, तोशा खाना हो, आपके बच्ची का केस हो, आप पर फॉरेन फंडिंग का मुकदमा हो और आप इलेक्शन पे इलेक्शन लड़ते रहे, लेकिन उसका कोई फैसला ही ना आए। यानी नून लीग मुज़ाहमती बयानिए से तो पीछे हटने को तैयार है, मगर इसका ये मुतालबा है कि वो किसी भी सूरत चेयरमैन पीटीआई को इलेक्शन से माइनस देखना चाहती है, जबकि इलेक्शन से पहले पीटीआई की सियासी और कानूनी मुश्किलात में कमी या चेयरमैन पीटीआई की नाअहली खत्म होने का कोई इम्कान नजर भी नहीं आ रहा है। FIA ने आज साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई और नायब चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ चालान ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की अदालत में जमा करा दिया है, जिसमें चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को कसूरवार करार दिया गया है। FIA ने चालान में दोनों को ट्रायल करके सजा देने की इस्तदा की है। ज़राए के मुताबिक तहरीक इंसाफ के साबिक सेक्रेटरी जनरल असद उमर FIA की मुल्ज़मान की लिस्ट में शामिल नहीं है, जबकि चालान में साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान को FIA का मजबूत गवाह बताया गया है, जबकि
आजम खान का 161 और 164 का बयान चालान के साथ मुंसलिक किया गया है। जराये के मुताबिक चालान में यह कहा गया है कि चेयरमैन पीटीआई ने साइफर अपने पास रखा और स्टेट सीक्रेट का गलत इस्तेमाल किया। साइफर कॉपी चेयरमैन पीटीआई के पास पहुंची लेकिन वापस नहीं की गई, मगर पीटीआई की कानूनी टीम ने चालान को मुस्तरद करते हुए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से साइफर मामले पर आज़ाद कमीशन बनाने का मुतालबा किया है। जबकि कल लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में 9 मई के वाकयात से मुतालिक अहम पेशरफ सामने आई थी, जहां प्रोसिक्यूशन ने JIT की फाइंडिंग्स की बुनियाद पर मुख्तलिफ मुकदमात के चालान दाखिल कराए थे और इसमें उमर सरफराज चीमा और डॉक्टर यास्मीन राशिद समेत पीटीआई के दीगर रहनुमाओं को कसूरवार करार दिया था। मगर पीटीआई ने JIT की फाइंडिंग्स को मुस्तरद किया था, जबकि आज पीटीआई की कानूनी टीम के रुकन शोएब शाहीन ने एक बार फिर इमरान खान के खिलाफ अडियाला जेल में मंसूबा बनाए जाने का दावा किया है। इन तमाम मामलात पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी और पीटीआई के रहनुमा शोएब शाहीन साहब ने हमें ज्वाइन किया। आप दोनों के वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले गुफ्तगू का आगाज तलाल चौधरी साहब आपसे करेंगे। मुसलसल ये खबरें तो आ रही हैं कि नून लीग ने साबिका इस्टेब्लिशमेंट और जजेस के एहतसाब का मुतालिबा तर्क करने का फैसला कर लिया है, जबकि हमने देखा कि कल इसहाक डार साहब ने भी बताया कि नवाज शरीफ ने मामला अल्लाह पर छोड़ दिया है। यानी इससे यही समझा जाए कि अब जब नवाज शरीफ मीनार पाकिस्तान पर जलसा करने आएंगे, तकरीर करेंगे, तो ना गुजरावाला की तकरीर दोहराएंगे और ना ही मसाइल के जिम्मेदारों को कैफरे किरदार तक पहुंचाने की बात करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान के लीडर नहीं, स्टेट्समैन है। पाकिस्तान के जो मौजूदा मसाइल हैं उनका जो हल है, और ये मसाइल माजी की किन वजूहात की बुना पर पैदा हुए हैं उसको पूरे को बयान भी करेंगे और वो बयानियां भी देंगे जो पाकिस्तान के मौजूदा मसाइल का हल का बायस बनेगा। तो मीनार पाकिस्तान की तकरीर एक सिंपल एक जलसे की तकरीर नहीं होगी, एक पूरा प्लान, एक पूरा बयानिया और पाकिस्तान के मौजूदा हालात और मौजूदा मुश्किल सूरत हाल से निकलने का जो प्लान है वो उसमें देंगे। बाकी जो है आप उससे पहले जो मर्जी अंदाजा लगाते रहें कि ये नहीं कहेंगे, ये कर लेंगे, ये कॉम्प्रोमाइज हो गया, ये नहीं हुआ। हम एक अवामी पार्टी हैं, हम वोट से इक्तदार में आने को हम समझते हैं कि वही एक तरीका है, और हमने हमेशा इसी बात पर जोर दिया है 2018 का इलेक्शन की तरह हम नहीं चाहते एक और रिग्ड इलेक्शन हो, एक और ऐसा इलेक्शन हो जो पाकिस्तान को लेकर बैठ जाए। जैसे 218 में ना सिर्फ RTS बैठा है बल्कि पाकिस्तान का भट्ठा बैठा है, पाकिस्तान की इकोनॉमी बैठी है, गरीब की रोटी लेके बैठ गए हैं। सो एक ऐसा इलेक्शन जो फेयर एंड फ्री हो, वोट जिसको मिले उसको इक्तदार नहीं इख्तियार भी मिलना चाहिए ताकि पाकिस्तान के मौजूदा मसाइल का हल कर सके। हम किसी से खौफजदा नहीं है, बाकी सारे बौने हैं। ये सारे बौने जो हैं इनको लीडर बनाया गया है आर्टिफिशियली, हवा भरी गई थी और उसमें खान साहब भी शामिल थे। नहीं तो क्या मुकाबला है नवाज शरीफ का और नवाज शरीफ के कामों का या उसकी लीडरशिप का, अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम नहीं चाहते कि ऐसा कोई लाडला हो या कोई सुतेला हो। सो एक कानून के तहत फेयर एंड फ्री इलेक्शन जो है पाकिस्तान में होना चाहिए, पाकिस्तान की वो जरूरत है। तलाल चौधरी साहब, हमने पहले देखा कि वोट को इज्जत दो का नारा मियां साहब ने लगाया था। अब ये बात तो वाज़ेह है कि 2018 के इलेक्शन से पहले शहबाज शरीफ नवाज शरीफ को मुज़ाहमती बयानियां तर्क करने पर कायल नहीं कर सके थे, हम सबको याद है। मगर अब ऐसा लगता है कि शहबाज शरीफ इस बार कामयाब हो गए हैं, तो ये समझा जाए कि अगले इलेक्शन में नून लीग का बयानिया वोट को इज्जत दो नहीं बल्कि सिर्फ खिदमत को वोट दो होगा। देखिए, गुजारिश है, हमारी एक पार्टी जमहूरी पार्टी है, यहाँ सारे शहबाज शरीफ साहब से लेके मेरे जैसे कारकुन तक हर कोई खुल के इजहार ख्याल करता है, और मियां नवाज शरीफ और पार्टी के दूसरे लीडर इसे बड़े गौर से और इत्मीनान से सुनते हैं, और उसके बाद बयानियां या जो फैसला होता है उसमें अहमियत दी जाती है कौमी मुफाद को, आम आदमी को, पाकिस्तान के मसाइल को, और अगला बयानिया जो है उसका मरकजी नुक्ता आम आदमी की जिंदगी और आम आदमी में जिंदगी में पैदा होने वाली वो मुश्किलात जो 2018 के रिग्ड इलेक्शन के बाद शुरू हुई हैं, वो पाकिस्तान के लिए भी मुश्किल बन गई हैं, आम आदमी के लिए भी। उनका हल क्या है, अगर वो हल भी, और उसकी टीम कौन हल कर सकती है। अगर कोई लीडर है या किसी के पास टीम है या उसका प्लान है तो वो नून लीग है। हम चाहेंगे कि लोग वोट देने से पहले ये गौर करें, काम करने वालों को वोट दें,
नारों वालों को, अच्छे गाने बनाने वालों को, अच्छा नारा लगाने वालों को नहीं। सो ये इंशाल्लाह ताला बाकी रही डिस्कशन की बात, तो हमारी पार्टी में खुल के होती है और हमेशा होती रही है और होती रहेगी। ठीक है। शोएब शाहीन साहब, आपसे जानना चाहेंगे, नून लीग को तो ऐसा लग रहा है कि ये बात समझ आ गई है कि इस्टेब्लिशमेंट मौजूदा हो या साबिका, इससे टकराने में कोई सियासी फायदा नहीं है। आपकी क़यादत को ये बात समझ आ गई? देखें मेरे भाई तलाल जोशी साहब ने जो बात की है, मैं दो बातें उसकी बात का जवाब दे के फिर मैं आगे चलता हूँ आपके सवाल की तरफ। देखें इसमें कोई शक नहीं है कि नवाज शरीफ साहब को ज़ियाउल हक साहब लेकर आए थे, वो उनकी पैदावार हैं, और उसके बाद वक्त के साथ साथ जो कुछ उनके साथ होता रहा और जो वो खुद इस मुल्क के साथ करते रहे, वो सब आपके सामने है। किसको शक है कि वो डील करके सुरूर पैलेस गए थे? फिर किसको पता है नहीं कि वो डील करके फिर वापस आए, और फिर ये सब कुछ होने के बाद फिर परवेज़ मुशर्रफ को जाने दिया यहाँ से, फिर उसके बाद डील करके बकौल ख्वाजा आसिफ ये इस मुल्क से बाहर गए, फिर उस डील के नतीजे में 4 साल वहाँ रहे, अब उसी डील के नतीजे में वापस आ रहे हैं। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि जो डील पे यकीन रखने वाला डीलर होता है। यहीं से कंटिन्यू कीजिएगा। तलाल चौधरी साहब, शोएब शाहीन साहब तो कह रहे हैं कि डील करके आ रहे हैं नवाज शरीफ वापस। देखिए नवाज शरीफ जब वापस गए थे तो उस वक्त हुकूमत इमरान खान की थी। अगर वो डील करके गए थे तो क्या इमरान खान ने डील की थी? क्या इमरान खान ये सबसे पहले ये बता दें। और दूसरी बात ये रही कि सियासत किसने किस तरह शुरू की थी, उसके बाद क्या सीखा है, और क्या उसके बाद उसका हर्जाना या जिंदगी में बहुत कुछ पे करने के बाद सीख कर नवाज शरीफ उससे आगे निकले हैं। और दूसरी बात इस वक्त रही बात कारकर्दगी की है। बात इस वक्त आप कंपैरिजन करें काम का। इमरान खान साहब 4 साल हुकूमत में रहे, कोई एक काम शोएब शाहीन साहब गिनवा दें कि कोई एक ईंट उन्होंने लगाई हो, कोई एक मंसूबा बनाया हो। नवाज शरीफ के नाम से तो 70% पाकिस्तान के मंसूबे हैं। अगर 1947 से वापस नवाज शरीफ के दौर आपकी तरफ आते हैं, आप अपनी बात भी कंप्लीट कीजिएगा। और ये भी सवाल आपके सामने रख दे रहे हैं कि इलेक्शन से पहले पीटीआई की सियासी और कानूनी मुश्किलात में हम ये देख रहे हैं कि कमी होती नजर नहीं आ रही है। एफआईए ने भी आज साइफर केस जो हुआ है, साइफर केस में इमरान खान को कसूरवार करार दे दिया है, और 9 मई वाकयात के केस में भी चालान जमा करवा दिया गया है। और नून लीग का मुतालबा आपके सामने है, वो कह रहे हैं कि 9 मई के मुल्ज़मान को किसी सूरत इलेक्शन लड़ने की इजाजत नहीं मिलनी चाहिए। आपको लगता है कि पीटीआई चेयरमैन अगले इलेक्शन का हिस्सा होंगे? देखिए मुबशर हाशमी साहब, पहली बात तो आपको एक बात बता दूं, जो काकड़ साहब ने कहा या जो राना सनाउल कह रहे हैं, क्या ये इलेक्शन कमिश्नर हैं या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं? क्या इनकी स्टेटमेंट होगी कि किसको लड़ने देना है, किसको नहीं लड़ने देना? लेवल प्लेइंग फील्ड तो दूर की बात है, आज हमें फील्ड नहीं मिल रहा। मुझे बताएं, हमारे जो लीडर्स हैं, सदाकत अब्बासी की तरह उसको उठाया गया, आज तक अदालतों में पेश नहीं किया, उस्मान डार को अदालत में पेश नहीं किया, शेख रशीद को अदालत में पेश नहीं किया, इस तरह ज़हूर मिशवानी है और कई लोग हैं हमारे वर्कर्स हैं जिनको उठाया गया, अदालतों में पेश नहीं किया जा रहा। हमारे साथ बदतरीन किस्म के सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है, और आज भी वो जारी सारी है, वो खा ये केयर टेकर सेटअप हूँ या उससे पहले पीडीएम की जमातें हूँ। और ये सारा का सारा तसलसल इसलिए हो रहा है कि पीटीआई और उसके चेयरमैन की मकबूलियत आज भी, जो लेटेस्ट गैलप सर्वे है, जो कि हम उसको नहीं मानते, मुस्तरद करते हैं, वो कॉन्ट्राडिक्टरी है, लेकिन वो भी 70% जो है वो मकबूलियत दिखा रहा है। तो मुझे बता दें, अगर ये सारा कुछ करने के बावजूद भी आप उनकी पॉपुलैरिटी को नहीं ख़त्म कर सके, और फेडरेशन की वाहिद अलामत इमरान खान है, 4 सूबों में उसको अक्सरियत है, उसकी पॉपुलैरिटी है, और उसके बावजूद अगर आप उसको बिल्डोज करके, उसको साइड लाइन करके, सियासी मुकदमात में फंसा करके, आप मुझे बताएं साइफर क्या चीज़ है? साइफर के मुल्क की गुलामी की एक बदतरीन मिसाल है। जिस शख्स ने मुल्क की सलामती और खुद मुख्तारी का दिफा किया, उसकी इंटरवेंशन को मुज़ाहमत की, उसको मुल्ज़िम बना दिया गया, और जिन्होंने गुलामी का तौक़ कबूल कर लिया उनको आपने मुद्दई बना दिया। तो ये तसलसल नहीं रह सकता, लोग इसको समझते हैं। अब हम आते हैं दूसरे 9 मई वाले वाक़े पे। आप मुझे बताएं, 9 मई का वाक़या हम 100 दफ़ा उसकी मज़म्मत कर चुके हैं, नहीं होना चाहिए था, इंडिविजुअल एक्ट था। इमरान खान को तो यहाँ एडिशनल सेशन जज फरीद बलोच लिख के दे चुका है कि एक शख्स जो अंडर डिटेंशन है उसके खिलाफ तो आप प्रोसीड ही नहीं कर सकते।
आपकी जो प्रोसीडिंग्स हैं वो सारी अनकॉन्स्टिट्यूशनल मेलाफाइटी बेस्ड हैं। और लाहौर हाई कोर्ट का फैसला जीएचक्यू के ऊपर अटैक के ऊपर रावलपिंडी बेंच का, वो भी ऑलरेडी इस पे फैसला दे चुकी है और उसका भी फैसला सबके सामने है। लेकिन चूंकि आज मुख्तदर तबके और हल्के नाराज हैं हमारे से, और वो इस नाराजगी का इजहार चूंकि इनके साथ डील है और उसके नतीजे में एक शख्स जो कन्विक्टेड है यानी इश्तिहारी मुजरिम है, उसकी जमानतें खारिज हो गई, अपीलें खारिज हो गई, उसके तो इस्तकबाल की तैयारी हो रही है। मुझे बताएं कि आज इमरान खान की नाम नहीं ले सकते, उसकी तस्वीरें और तकरीरें नहीं चला सकते, जो अंडर ट्रायल प्रिजनर है। और क्या मुल्क का कानून बदल गया है कि जो अंडर ट्रायल प्रिजनर्स होते हैं वो इलेक्शन नहीं लड़ सकेंगे? या तो आप बदल दें, कानून तब्दील कर दें कि जो अंडर ट्रायल प्रिजनर होगा उसको ये इख्तियार नहीं होगा कि वो अदालत में वो जाकर इलेक्शन लड़ सके। यानी जो कन्विक्टेड हैं वो तो हीरो हैं और लीडर हैं, जो अंडर ट्रायल प्रिजनर हैं आप कहते हो कि हम उनको इलेक्शन नहीं लड़ने देंगे। आप कौन होते हैं ये कहने वाले? शोएब शाहीन साहब, आपका पॉइंट आ गया। तलाल साहब, शोएब शाहीन साहब ने काफ़ी बातें की हैं और मकबूलियत की भी बात की है, मकबूलियत के ग्राफ की भी बात की है। आपकी जमात इलेक्शन से पहले बयानिए की बहस में तो उलझी हुई है, जबकि पार्टी के लिए गिरती मकबूलियत भी यकीनी तौर पर आपके लिए एक बड़ा चैलेंज होगा। आपको लगता है कि नून लीग 21 अक्टूबर को मीनार पाकिस्तान भरने में कामयाब होगी जलसागाह? देखिए, जलसागाह के लिए हमें लाहौर में इससे बड़ी जगह कोई नहीं मिली। अगर इससे बड़ी जगह भी मिलती तो हम वो भी अल्हम्दुलिल्लाह वो भर जाती। वो आपके सामने, आपके कैमरों के सामने आपको भरी हुई नजर आएगी, बल्कि ओवरलोडेड नजर आएगी। रही बात, अभी बार बार कह रहे हैं कि वो कन्विक्टेड थे, ये वो कन्विक्टेड थे जिसका इमरान खान खुद सुप्रीम कोर्ट में लिख कर दे के गया है कि ये मियां नवाज शरीफ के खिलाफ एक साजिश थी। इमरान खान का जवाब वहां पर जमा है। और उसके बाद अगली बात ये कहते हैं ये वो इलेक्शन क्यों नहीं लड़ सकते? 62-63 को निकाल दें, सारी जेलें खोल दें। क्यों, मेरा मतलब किसी को कोई गोली मार दे, किसी को कोई कत्ल कर दे, उस पर तो मुकदमा, उसको तो सजा हो सकती है। अगर कोई कोर कमांडर हाउस या जना हाउस को जलाए, कोई नहीं पूछा जाएगा। कौमी राज को अफशा करे साइफर की सूरत में हलफ उठाकर वजीर आजम, उसको नहीं पूछा जाएगा। उसकी अपने बच्चों का मामला वो डिक्लेयर ना करे, उसको नहीं पूछा जाएगा। वो जी जाती मामला है हमारा। उसके बाद रही वो फॉरेन फंडिंग वाला, वो करोड़ों डॉलर वो जेबों में आए हैं, कोई नहीं जी, वो तो वो उससे पूछा ना जाए। यानी कौन सा गुनाह ऐसा है जो आपने नहीं किया? और 62-63 को निकाल देना जी। आप कहें कि कोई 62-63 नहीं है, कोई पाकिस्तान में कानून नहीं है, सब चोर। तलाल चौधरी साहब, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया है। आप क्या रद्द-ए-अमल देंगे शोएब शाहीन साहब? देखें, 62-63 इस बात को इजाजत देता है कि जो कन्विक्टेड हो जाए, जो कि नवाज शरीफ कन्विक्टेड है, उसके ऊपर ये 62-63 का इतलाक हुआ है और वो नहीं लग सकता। एक सेकंड सर, एक सेकंड। जबकि दूसरे तोशा खाना वाले केस में इनके मुकदमात खुल गए हैं और हमारा मुकदमा में जजमेंट सस्पेंड हो गई है। आज हमारे खिलाफ कोई और मुकदमा में सजा नहीं है। तो मैं ये कहता हूं कि जिसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो तो फिर तो ये सारे मुस्लिम लीग नून वाला कोई बंदा इलेक्शन नहीं लड़ सकता। जिसके खिलाफ एफआईआर दर्ज होने का मतलब ये नहीं होता। ये जवाबुल जवाब का सिलसिला चल रहा है। अच्छा, बैक टू तलाल चौधरी साहब। तलाल चौधरी साहब, आपसे ये जानना चाहेंगे कि निगरान वज़ीर आज़म उस वक्त तक वो इलेक्शन से वो इलेक्शन लड़ने का हकदार है। क्या ये फैसला करेंगे या इलेक्शन कमीशन करेगा? मुझे बता दें। क्या मुस्लिम लीग नून के सजा मुअत्तल है, सजा खत्म नहीं हुई? जी मुझे कह रहे हैं, मुझे पूछ रहे हैं मुबश्शिर साहब। जी 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 आपसे क्या? जी जी आपसे। देखिए, मैं ये कहता हूं कि ये फैसला लेट द इलेक्शन कमीशन शुड डिसाइड और अदालतों को करना चाहिए। हमारे खिलाफ तो कोई कन्विक्शन नहीं रही आज बाकी, जो जिसमें थी उसमें भी सस्पेंशन हो चुकी है। इनकी तो कन्विक्शन बरकरार है, इनकी तो जमानतें भी खारिज हो गई हैं। और दूसरी बात, छोड़ दें इस बात को, हम ये कहते हैं कि क्या इल्जाम की बुनियाद पर किसी को आपने डिटरमिन करना है कि इसको इलेक्शन लड़ने देंगे या इसको नहीं लड़ने देंगे? क्या आपने इलेक्शन कमीशन? ठीक है तलाल चौधरी साहब, आपकी तरफ दोबारा आते हैं और आपसे ये जानना चाहते हैं तलाल चौधरी साहब कि एक बार फिर निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कल फिर ये बयान दिया है कि नवाज शरीफ की वापसी पर कानून अपना रास्ता लेगा और कानून तो यही कहता है कि एक सजा याफ्ता शख्स को पहले अदालत के सामने सरेंडर करना होता है। आपकी पार्टी ने, मुस्लिम लीग नून ने, इस हवाले से क्या स्ट्रैटेजी बनाई है? अगर नवाज शरीफ को हिफाजती जमानत ना मिली तो फिर क्या होगा? देखिए, एक तो नवाज शरीफ जो है वो एक ऐसा लीडर है जो हर किस्म के हालात के लिए तैयार रहता है और वो उसने ये सब कुछ भुगत के भी दिखाया है। और वो आमरीयत से लेकर और इमरान खान की
जो सिविल आमरीत तक हर चीज़ भुगती है, वो हर किस्म के हालात को फेस करने को तैयार हैं। अगली रही बात, हमारी जो लीगल टीम है वो बड़ी कॉन्फिडेंट है और वो समझती है कि ना सिर्फ बेल मिलेगी बल्कि ऐसा कुछ नहीं होगा कि उन्हें कोई एडवर्स फैसला आए। सो हमारी ये लीगल टीम का ये ख्याल है। बाकी रही बात, वो पाकिस्तान में वापस आ रहे हैं, हर किस्म के हालात को वो सामना करेंगे और अगर पाकिस्तान में इस वक्त कोई जेन्युइन लीडर है और एक ऐसा लीडर जिसके पास एक टीम और एक प्लान है जिससे दोबारा वो 2017 का पाकिस्तान जिसमें 2 रुपए की रोटी और 100 रुपए का डॉलर था और फिर आगे लाकर हम पर मुसल्लत किया गया इमरान खान RTS बैठाकर, जिसने इस पाकिस्तान का भट्ठा बिठाया, गरीब की रोटी का भट्ठा बिठाया, तो उसको अगर कोई हल कर सकता है तो वो नवाज शरीफ है। आए बहस करें कि किसने क्या काम किया। 10 साल इक़्तिदार में रही है PTI KPK में, हम पंजाब में रहे, आए कभी लाहौर और पेशावर का मुआवजा करें, आए लाहौर, पेशावर और कराची का मुआवजा करें। हमारे पंजाब का शुएब शाहीन साहब क्या ऐड करेंगे और आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? और एक बात ये है, मुझे बता दें मुबश्शिर हाशमी साहब। जी तलाल चौधरी साहब कंप्लीट कर लें। शुएब शाहीन साहब एक मिनट, गुजारिश ये है कि हमारे तो पंजाब में कारपेट सड़कें हैं, मुफ्त दवाइयां हैं, दानिश स्कूल हैं और यहाँ पर आप लॉ एंड ऑर्डर देख लें, यहाँ लाहौर ऊपर से ऑरेंज लेन गुजरती है, नीचे से मेट्रो पुल और अंडरपास और शहर। शुएब शाहीन साहब, एक तो ये बात, और आप PTI क्या फोर्सी कर रही है? वक्त की कमी है। तलाल चौधरी साहब, क्या PTI फोर्सी कर रही है? नवाज शरीफ को हिफाजती जमानत मिल जाएगी या नहीं मिलेगी? क्या होगा, आपको क्या लग रहा है? देखें, पहली बात तो यह है कि जो लॉ है, कानून अगर तब्दील जो कि इनके लिए हो जाए तो अलग बात है। कानून यह है जो इश्तिहारी कन्विक्टेड मुजरिम होता है, एब्सकॉन्डर, वो किसी सूरत उसको हिफाजती जमानत नहीं मिला करती। यह पाकिस्तान की तारीख में आज तक कोई नज़ीर नहीं है। इनके लिए नई नज़ीर पेश हो जाए तो हम कुछ नहीं कह सकते। नंबर 2, मुझे ये बता दें कि पाकिस्तान में ये जो 16 महीने गुजरे हैं, 6.1% की GDP को इनके आदाद शुमार ये कहते हैं 0.3% पे ले आए। इनके आदाद शुमार $24 बिलियन को ला करके कहाँ लोएस्ट पोजीशन पे ले आए। इनके आदाद शुमार के मुताबिक मुझे ये बता दें कि 16 रुपए बिजली का यूनिट को 60 रुपए इन्होंने पहुंचा दिया। ठीक है, डॉलर PTI के रहनुमा शुएब शाहीन साहब, नून लीग के रहनुमा तलाल चौधरी, दोनों के वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। और प्रोग्राम नया पाकिस्तान में अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद दोबारा वापस आते हैं, आप साथ रहिए। ब्रेक के बाद प्रोग्राम नया पाकिस्तान में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, पिछले 1 माह से स्मगलिंग की रोकथाम, बिजली गैस चोरी, हवाला हुंडी और मनी एक्सचेंज के गैर कानूनी कारोबार के खिलाफ जारी क्रैकडाउन की वजह से रुपए की कदर में मुसलसल इजाफा हो रहा है और ब्लूमबर्ग समेत दीगर इदारों की जानिब से पाकिस्तानी रुपए को रवा माह दुनिया की बेहतरीन करेंसी करार दिया जा रहा है। जबकि रवा साल के इब्तदाई 3 माह में FBR की जानिब से टैक्स हदफ से ज्यादा इकट्ठा करने की भी खबरें सामने आ रही हैं। मगर जहां एक तरफ मुस्बत मुआशी आशारिये सामने आ रहे हैं, वहीं सवाल ये है कि इन मुस्बत मुआशी आशारियों के बाद आवाम को रिलीफ कब मिलेगा, क्योंकि इस सब के बावजूद मुल्क में महंगाई रुकने का नाम नहीं ले रही, बल्कि बिजली, गैस समेत दीगर अशिया की कीमतों में इजाफे की वजह से आने वाले दिनों में महंगाई में मजीद इजाफे का खदशा जाहिर किया जा रहा है। वजारत खजाना की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक सितंबर में महंगाई की शरह 31% तक जाने की तवक्को है, जो अगस्त में 27% थी। अब अहम बात यह है कि 14 सितंबर को इसने मॉनेटरी पॉलिसी बयान में कहा था कि आने वाले दिनों में महंगाई में कमी का रुझान देखा जाएगा, मगर वजारत खजाना के अंदाजे दूसरी तरफ इशारा कर रहे हैं। जिसके बाद सवाल यह है कि अगर महंगाई में इजाफे का सिलसिला इसी तरह जारी रहा तो हुकूमत रवा साल महंगाई 21% तक रखने का अपना हदफ कैसे पूरा करेगी। हुकूमत के महंगाई का हदफ पूरा करने पर तो सवाल उठ रहे हैं, मगर मुस्बत बात यह है कि रवा साल के इब्तदाई 3 माह में FBR हदफ से ज्यादा टैक्स इकट्ठा करने में कामयाब रहा है। ज़राए के मुताबिक FBR ने रवा माली साल के पहले 3 माह में टैक्स वसूली का हदफ 1977 अरब रुपए रखा था, मगर FBR इस दौरान हदफ से तकरीबन 46 अरब रुपए ज्यादा यानी 2023 अरब रुपए इकट्ठा करने में कामयाब हुई है। जबकि हुकूमत ने रवा साल टैक्स हदफ 9400 अरब रुपए रखा है। इसके अलावा ज़राए वजारत खजाना के मुताबिक IMF और पाकिस्तानी हुक्काम के दरमियान आज ऑनलाइन मीटिंग हुई है, जिसमें पाकिस्तानी हुक्काम ने वाज़ेह किया है कि हुकूमत कोई नया टैक्स लगाए बगैर टैक्स हदफ हासिल कर लेगी। जबकि IMF हुक्काम ने भी FBR की कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार किया है। हुकूमत टैक्स नेट में इजाफे किए बगैर पहली 6 माही का टैक्स हदफ हासिल करने में तो कामयाब रही है, मगर
IMF का इस बात पर जोर है कि हुकूमत ऐसे शोबों पर टैक्स लगाए जो इस वक्त टैक्स नेट से बाहर हैं, जिसमें रियल इस्टेट, ज़राअत और रिटेल सेक्टर शामिल। इसके अलावा पिछले तकरीबन एक माह के दौरान इंतजामी कार्रवाइयों की वजह से रुपए की कदर में तकरीबन 6% का इजाफा हुआ है, जिससे तरसीलात ज़र में इजाफे की उम्मीद भी पैदा हुई है। लेकिन इसके बावजूद ये सवाल बरकरार है कि हालिया दिनों में रियासती इक़दाम की वजह से मुआशी आशारियों में जो बेहतरी नजर आ रही है, इसका असर देरपा कायम रहेगा या नहीं, और क्या हुकूमत रुपए की कदर में हालिया बेहतरी की वजह से अगले 1-2 रोज में तेल की कीमतों में कमी का ऐलान करके अवाम को कुछ रिलीफ दे सकती है या नहीं। इन तमाम मामलात पर बात करेंगे। माहिर मईशत हफीज पाशा साहब ज्वाइन किया है। हफीज पाशा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि FBR ने रवा साल 9,400 अरब रुपए का टैक्स हदफ रखा है और इब्तदाई 3 माह में हदफ से ज्यादा टैक्स इकट्ठा कर लिया गया है, और ज़राए की जानिब से ये बताया गया है कि हुक्काम ने आज IMF पर यह वाजे कर दिया है कि हुकूमत कोई नया टैक्स लगाए बगैर टैक्स हदफ हासिल कर लेगी। इसके साथ ही इंतजामी कार्रवाइयों की वजह से डॉलर भी मुसलसल नीचे आ रहा है, स्मगलिंग रोकने की भी कोशिशें जारी है। आपको लगता है कि इस वक्त मईशत की समत दुरुस्त है और आने वाले दिनों में मुआशी आशारिये मजीद दुरुस्त समत में जाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह कुछ ऐसे पॉजिटिव इंडिकेटर्स तो जरूर हमें नजर आने लगे हैं, इस पे हमें खुशी जरूर है। आपने FBR रेवेन्यूज का जिक्र किया, हुआ यह है कि जो हदफ रखा गया पहले क्वार्टर का, उसमें जो शरह नमू की कोशिश की जा रही है वो तकरीबन सिर्फ 22-23% का इजाफा है, जबकि साल भर में जो शरह नमू है रेवेन्यूज के इजाफे की वो तकरीबन 31% है। लग ये रहा है कि हदफ तो हासिल किया है, मगर जो शरह नमू हासिल की गई है रेवेन्यूज में वो 24% है, और आने वाले 9 महीने में इसको बढ़ाकर 34% पे ले जाना पड़ेगा ताकि हम साल का पूरा टारगेट हासिल कर सकें। तो ये इस पे मुनस्सिर है कि जो इस वक्त हमने ग्रोथ हासिल किया है 24 का, जो कि वो अच्छा ग्रोथ रेट है, उसको और बढ़ाकर अगले 9 महीने में 34% तक ले जाना है। FBR के सामने अभी भी एक बड़ा चैलेंज मौजूद है। दूसरी तरफ आपने जिक्र किया रुपए के कदर में इजाफा। यकीनन पिछले कुछ दिनों में रुपए के कदर में नुमाया तौर पर इजाफा हुआ है। माशाल्लाह, जब से आपने एक्सचेंज कंपनीज वगैरह के बिहेवियर को कंट्रोल करने की कोशिश की है, और उसके नतीजे में इस वक्त रुपए की कदर जो है उसमें 6% इजाफा हुआ है। और आपको सुन के तो जरूर खुशी होगी कि पिछले हफ्ते जो दुनिया में सबसे स्ट्रॉन्ग करेंसी आई है वो हमारा रुपया है। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। मगर सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये पूरी तौर पर इस बात को साबित कर रहा है कि हमारे तवाज़ुन अदायगी जो है बाकी दुनिया के साथ, क्या वो अब मुस्तकम हो चुकी है? इस पे मुझे कहना पड़ता है कि अगस्त के महीने में हमारा जो तवाज़ुन अदायगी का बैलेंस था वो सही। अच्छा, पिछले दिनों निगरां वज़ीर तिजारत समेत बाज लोगों ने डॉलर 250 से 260 रुपए तक आने की पेशगोई की। आपको लगता है कि क्या ऐसी पेशगोइयां करना दुरुस्त है और डॉलर वाकई 250 रुपए तक आ सकता है? देखिए, इसलिए नामुनासिब है कि आपका जो देखा होगा कि साल के आगाज में, इस 223-24 के साल के आगाज में रुपए की कदर जो थी वो 287 रुपए के लगभग थी फी डॉलर। अब वो उसी लेवल पे तकरीबन आ चुका है। अब सवाल ये पैदा होता है कि आपने ये तय किया है IMF के साथ कि आप जो दरामदाद हैं जिस पर आपने बड़े सख्त रिस्ट्रिक्शंस लगाए हुए थे, इंपोर्ट कंट्रोल्स किए हुए थे पिछले साल, वो सब हटा देंगे और आप सारा जो रेगुलेशन है आपके तिजारती खसारे का वो आप मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट पॉलिसी के तहत करेंगे।
और IMF ने इस साल का जो उनका अपना प्रोजेक्शन है कि पाकिस्तान का जो रुपया है उसकी कदर में कितनी तब्दीली आएगी, उनका प्रोजेक्शन ये है कि तकरीबन 20.4% की कमी आएगी। तो वो तो कह रहे हैं कि 340 रुपए तक जा सकता है। अब ये देखना है कि ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल्स वगैरह हैं, एक्सचेंज कंपनीज की रेगुलेशन वगैरह, ये किस हद तक रुपए जब कम हो जाता है आपके जो प्रेशर, तो रुपए की कदर में जब इजाफा होता है तो क्या इसके नतीजे में हमारे दरामदाद में और इजाफा हो जाएगा? अगर ऐसा होता है तो फिर आप देखिए कि फिर से हमें तिजारती खसारा के बारे में सोचना पड़ेगा। पाशा साहब, इंतजामी कंट्रोल्स की वजह से डॉलर की कदर में कमी तो आ रही है, मगर तेल, बिजली, गैस और दीगर अशिया की कीमतों में इजाफे की वजह से महंगाई रुकने का नाम नहीं ले रही। सिचुएशन आपके सामने है। वजारत खजाना की हालिया रिपोर्ट में बताया गया है कि सितंबर में CPI 31% होने का खदशा है। अगर ऐसा ही जारी रहा तो हुकूमत रवा साल महंगाई 21% तक लाने में कैसे कामयाब होगी? यह भी आपका बहुत ही नुमाया और अच्छा सवाल है। देखिए, एक हैरत अंगेज चीज हुई है, जो हमारा सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स है, जिसमें जो जरूरी अशिया हैं उनकी कीमतें शामिल की जाती हैं, जिस खास तौर पे उन आइटम्स की जिस पे असर ज्यादा अवाम पर पड़ता है। पिछले हफ्ते 21 सितंबर तक आपका जो हफ्ते भर का सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स में इजाफा है वो बेहद बढ़ गया, 38%, 38% तक जा चुका, जबकि उससे पिछले हफ्ते ये 28% की रेंज में था। तो एक नुमाया तौर पर इजाफा नजर आया है सितंबर के महीने में, और इसमें जो दखल है वो खास तौर पे बिजली की और गैस की निर्खों में जो इजाफा तकरीबन 2 गुना किया गया है, उसका बहुत बड़ा असर है। साथ साथ आपके आटे की कीमत में, चीनी की कीमत तकरीबन 2 गुना, ये सब चीजों के नतीजे में आपका जो सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स है नुमाया तौर पर पिछले हफ्ते बढ़ा है। लिहाजा मेरे ख्याल से मिनिस्ट्री फाइनेंस ठीक कह रही है कि ये 30% तक फिर से पहुंच सकता है, जबकि आपने देखा कि अगस्त के महीने में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स 27% तक नीचे आ चुका था। अब यकीनन वो 30% से ऊपर जाएगा, और सवाल ये पैदा होता है कि आने वाले हफ्तों और महीनों में क्या आपका रेट जो है वो इतना कम हो जाएगा कि आपका साल भर का एवरेज जो है वो सिर्फ 21% होगा। IMF का प्रोजेक्शन तो 26% के लगभग है, और मेरा अपना अंदाजा ये है कि ये प्रोजेक्शन 26 से 27% का ज्यादा मुनासिब प्रोजेक्शन अफराद-ए-ज़र का। अच्छा पाशा साहब, एक बहुत अहम सवाल आपके सामने रखना चाहेंगे, वो ये है कि मुसलसल महंगाई और बेरोजगारी की वजह से मुल्क में गुर्बत की शरह रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गई है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट भी सामने आई है। उस रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने गुर्बत में भारत और बांग्लादेश को भी पीछे छोड़ दिया है, और इस वक्त गुर्बत की शरह 40% तक पहुंच गई है। लोग मुल्क छोड़कर जा रहे हैं, बड़े पैमाने पर ब्रेन ड्रेन हो रहा है। आपको क्या लगता है कि आने वाले दिनों में हालात मजीद संगीन होंगे या बेहतरी की कोई उम्मीद है? मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि वर्ल्ड बैंक ने जो एस्टिमेट किया है वो हमारे एस्टिमेट से कम। हमने जो रिसर्च की है, मैं और मेरे शागिर्दों ने, देखिए जो सबसे बड़ी वजह गुर्बत के इजाफे में पिछले साल का होना, वो खाने पीने की अशिया की कीमतों में जो 40% से ज्यादा इजाफा हुआ है। इससे जो आपकी पॉवर्टी लाइन है वो इतनी आगे बढ़ गई कि लोअर मिडिल क्लास के बहुत से लोग भी गरीब हो चुके हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि वर्ल्ड बैंक कह रहा है कि तकरीबन 40% है इस वक्त आपका जो गरीब तबके का पैमाना में, हमारा एस्टिमेट तो है 45%, और तकरीबन 110 मिलियन यानी कि 11 करोड़ लोग हमें
मुझे बेपनाह अफसोस हो रहा है कहते हुए कि गुर्बत के लकीर के नीचे जा चुके, और ये तारीख का एक बहुत बुलंद लेवल है। साथ साथ इसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि बेरोजगारी में नुमायां तौर पर भी इजाफा हुआ। 3-4 साल पहले हमारा अनएम्प्लॉयमेंट रेट 6.5% के लगभग था, अब हमारा अंदाजा है कि ये 10% तक जा चुका है, और इस वक्त 70 लाख से ज्यादा मजदूर बेरोजगार हैं बेचारे। और साथ साथ जो आमदनी है कीमतों के बढ़ने की वजह से असली आमदनी तकरीबन 25% कम हो चुकी है, और ये एक बहुत बड़ी वजह है गुर्बत के इजाफे। बहुत इंपॉर्टेंट आपने बात की है डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, प्रोग्राम से दीजिए इजाज़त, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।